अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो रिसेंटली 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए और जिनका रिजल्ट अब से 13 दिन पहले यानी 4 मई को आया। इसमें बात करेंगे कि इसमें किसे गेन हुआ, किसे लॉस हुआ। एक तरफ नेशनल पार्टी कांग्रेस है, दूसरी तरफ नेशनल पार्टी बीजेपी है। दोनों ने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, इस पे बात होगी। इस पे आने से पहले हम बात कर लें, रिव्यू कर लें वहाँ के रिजल्ट्स को। जैसे वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स थी, जिसमें बीजेपी की ज़रूरत से अच्छी परफॉर्मेंस रही। बीजेपी ने 207 आउट ऑफ 294 सीट्स जीती। टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीट जीती और कांग्रेस ने 2 जीती। सीपीआईएम की 1 है, अदर्स 3। और इन सब में जो मुस्लिम एमएलएज इलेक्ट हुए वो है 40, एंड इन 40 में आउट ऑफ दीज 40 तृणमूल कांग्रेस के खाते में 34 मुस्लिम, कांग्रेस के 2 और सीपीएम के 1, अराउंड मे बी 1 और 2। लेकिन देखिए, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह से वहाँ इलेक्शंस हुए और जिस तरह से मुल्क के सबसे बड़े लीडर्स सारी दुनिया का और हिंदुस्तान की जिम्मेदारी छोड़ करके वहाँ बैठे रहे, जिस तरह से डिफरेंट एजेंसीज का इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, और वहाँ तकरीबन 97 लाख वोट काटे गए। तो उस सब के बावजूद, ये सब करने के बाद बीजेपी वहाँ जीती। लेकिन ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि वहाँ फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, एंड बीजेपी वाज डिटरमिन्ड बाय हुक्स और क्रुक्स कि इस स्टेट को हम कब्जा करेंगे। ये तो है आसाम का, वेस्ट बंगाल। अब भाई आसाम में 126 सीट्स थी। वहाँ ऑलरेडी बीजेपी की हुकूमत चली आ रही है काफ़ी दिन से। वहाँ बीजेपी को 82 सीट्स मिली और इसके एलाइज को 20 मिली। टोटल एनडीए की 102 सीट हैं आउट ऑफ 126। नो डाउट इस बार बीजेपी की अपने खुद स्ट्रेंथ पर मेजॉरिटी है। एलाइज को साथ रखे हुए हैं, लेकिन एलाइज ना भी हो तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस को 19 सीट मिली और AIUDF जो है, जिसके बदरुद्दीन साहब उसके चीफ हैं, बदरुद्दीन कासमी साहब, उनकी अक्सर 15, 16, 17 सीट आती थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही और उन्हें सिर्फ 2 सीट मिली। टीएमसी भी, जबकि हम कहते हैं इंडिया गठबंधन है, हम अलाइज हैं, इसने भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और 1 सीट जीती। आसाम में 126 टोटल सीट्स में से 22 मुस्लिम जीत करके आए, और कांग्रेस में जिसमें 18 हैं, इन 22 में से AIUDF के 2 हैं, टीएमसी का 1 है, यानी जो 1 सीट जीती वो 1 सीट मुस्लिम सीट है, और अदर्स 1। और वहाँ का आपको मालूम है
कि मुस्लिम पॉपुलेशन इज नॉट लेस देन 36-37%, और तकरीबन 22 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जिनमें शायद मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं। तो वेस्ट बंगाल और यहाँ पर भले ही 30% या 35% पॉपुलेशन हो, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है जिसमें मुसलमानों की परसेंटेज 60, 65, 70, 80% तक है। तो यही वजह है कि वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट्स काफ़ी जीते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो किसी एक पार्टी से नहीं बंधे थे। बंगाल में नो डाउट ज़्यादातर टीएमसी को गई, मुस्लिम्स में 40 में से 34, और आसाम में 22 मुस्लिम जीते जिनमें से 18 कांग्रेस को गई। तो मुसलमान बटा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बटा, और इतनी सीट इसलिए जीत पाया कि वहाँ कुछ एरिया जो मैंने कहा कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनमें मुसलमान 70-80% है। वही बंगाल में हुआ, हालांकि बाज मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी में 30, 40, 50 हज़ार वोट तक कम किए गए हैं, और किनके, वो मुसलमानों ही के किए, लेकिन उसके बावजूद वो जीत करके आए हैं। अब आइए केरला में 140 सीट है। कांग्रेस को 63 मिली, सीपीएम को 26 मिली, और इंडियन मुस्लिम लीग को 22 मिली, सीपीआई को 8, अदर्स 21। केरला में भी चूँकि तीनों कम्युनिटीज तकरीबन बराबर हैं, क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो वहाँ पर टोटल आउट ऑफ 140 मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो 35 जीते, जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग के टिकट पर 22 जीते, कांग्रेस के टिकट पर 8 जीते, सीपीएम पर 4 जीते, और सीपीआई पर 1 जीता। वहाँ कोई भी एक गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज अब तक जो भी बनती है उसमें मुस्लिम लीग की हिस्सेदारी ज़रूर होती है। अब आइए तमिलनाडु में तो वो मिरेकल हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ मेजर पार्टीज जो थी वो डीएमके थी और एआईडीएमके थी। एआईडीएमके जयललिता, इट वाज लेड बाय हर, और उन्होंने बीजेपी से भी अलायंस कर लिया था, एक तरह से एनडीए बनाया, बीजेपी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा, और डीएमके के साथ कांग्रेस थी, और 10 साल से उनकी हुकूमत चली आ रही थी। अब वहाँ पर एक नई पार्टी आई, टीवीके, वो फिल्म एक्टर हैं जोसेफ, ही इज ए क्रिश्चियन एंड एट द सेम टाइम दलित। Nobody could imagine about his performance. उसकी पार्टी ने 234 में से 108 जीते, लेकिन मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए 118 की जरूरत थी, 10 शॉट थे। तो लेकिन वो तो शुरू में कोई एक्सपेक्ट 60-70 से ज़्यादा कर भी नहीं रहा था, तो ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं कि पहले से 2 साल पुरानी पार्टी ने इतना बड़ा मिरेकल वहाँ करके दिखाया। वहाँ डीएमके 59 आए, एडीएमके के 47, कांग्रेस के 5, मुस्लिम लीग के 2, पीएमके के 4, और सीपीआई के 2। और आउट ऑफ दिस 234 9 मुस्लिम एमएलए हैं, जिनमें डीएमके के टिकट पर 3 जीते हैं, और टीवी के जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, उसके टिकट पर भी 3 जीते हैं, और मुस्लिम लीग के 2 और कांग्रेस के टिकट पर 1 जीता है। ये पौंडाचेरी, वहाँ 33 सीट्स हैं, 30 जो हैं उन पर बाय इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और 3 पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह 33 है, इलेक्शन 30 पर होता है। वहाँ बीजेपी के 4 कैंडिडेट जीते, डीएमके के 5, और एक एनआर कांग्रेस है उसके 12, जो कि बीजेपी की एलाई है,
इंडिपेंडेंट 3 थे और बाकी दूसरी पार्टीज के 6, टीवी के 2, कांग्रेस का 1। तो इस तरह से वहाँ पर रहा। अब सवाल इसका है कि इसमें किसने क्या पाया और क्या लूज किया। देखिए, एक चीज़ तो तय है, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की एक जॉइंट स्ट्रेटजी ये है कि रीजनल पार्टीज को हम ख़त्म करें, उनके असर को ख़त्म करें। तो इसमें तो ऑलमोस्ट इन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि टीएमसी बंगाल में रीजनल पार्टी थी, बीजेपी वहाँ कामयाब हुई, उसे जिसका 10 साल का रूल था और एक बहुत बड़ी फाइटर थी कि कुछ भी इन्होंने यूज़ किया हो लेकिन उसे वहाँ से हटा करके आपने एक रीजनल पार्टी को ख़त्म किया। आसाम में कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ जिस तरह से चीफ मिनिस्टर पॉलिटिक्स कर रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन और घुसपैठी ये सब, तो वहाँ पहले भी हुकूमत चल रही थी, अब फिर उनकी हुकूमत बनी है। अब असल आइए तमिलनाडु के ऊपर। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी जो है, उसके जो चीफ है, फिल्म एक्टर था यंग बॉय, उसने कहा कि मैं कभी भी कम्युनल फोर्सेस के साथ अलायंस नहीं करूँगा। लेकिन 10 सीट कम थी, कैसे गवर्नमेंट बनाए। तो हालांकि कांग्रेस के ऊपर चार्ज लग रहा है कि उन्होंने अपने, और ख़ास तौर से मोदी जी बड़ा इसके ऊपर अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि इतना पुराना एलाई था, उन्हें के साथ धोखा किया कांग्रेस। ज़ाहिर डीएमके के साथ अलायंस था, लेकिन राहुल गांधी ने बेहद बहुत बड़ी समझदारी से काम लिया, क्योंकि देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी, और ये इनिशिएट भी हुआ था कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर के हुकूमत बना लें, और जब मिलकर के बनाते तो उसमें ज़ाहिर है एनडीए एआईडीएमके इज विद बीजेपी, तो बीजेपी भी उस गवर्नमेंट में शामिल होती, और जब एक बार बीजेपी हो जाती तो वो जानती है कि अब हमें आगे क्या करना है। और जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं तो पूरा इन और आउट आपको मालूमात हो जाती हैं, और फिर आप बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। जो कश्मीर में हुआ, मैडम मुफ्ती के साथ जो बीजेपी के जो साजिश गलती उनसे हुई थी कि बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, जब हुकूमत बन गई तो पूरे कश्मीर के अंदर क्या है, बाहर क्या है, किस जगह क्या है, पूरी हर चीज़ बीजेपी के हाथ में आ गई, और 4-6 महीने बाद उनकी छुट्टी करी, और उसके बाद जो अब हो रहा है वो सब आपके सामने है। तो ये बीजेपी कभी भी वहाँ प्रेजेंट रूल जो है इस वक्त, जो उसका डिवीज़न हुआ स्टेट का, यूनियन टेरिटरी बना रखा, ये सब ना होता अगर ये वहाँ हुकूमत का हिस्सा ना बनती मुफ्ती के सईद के साथ। तो वहाँ सबसे बड़ी कल्प्रिट अगर है वो मुफ्ती है, जो कि अब रोती फिरती है, मुफ्ती सईद की बेटी। और सबसे बड़ा नुकसान जे.एंड.के का जो किया है वो मैडम मुफ्ती ने किया। वही सिचुएशन अगर डीएमके एआईडीएमके गवर्नमेंट बना लेते तो वहाँ भी होती। तो नो डाउट कांग्रेस ने उसका साथ दिया, लेकिन इन द नॉट पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट एंड कांग्रेस पार्टी का भी उसमें इंटरेस्ट है, नो डाउट, ये नहीं कि उनका नहीं है। वहाँ राहुल गांधी ने मेहनत करके वो गेम खेला, ये सब देखते रह गए। उन्होंने पहले कांग्रेस की सपोर्ट दिलाई अपने 5 एमएलए की, उसके बाद और पार्टी से बात की, और फाइनली अब आपने देख लिया वहाँ क्या हुआ। वहाँ पर ये हुआ कि जो एआईडीएमके थे उसमें भी डिवीज़न हो गया। तो जहाँ 118 करने मुश्किल हो रहे थे वहाँ 150 से ऊपर हो गए। तो इसमें अब आई केरला में सीपीएम की गवर्नमेंट थी पिछले साल से, 10 साल से। इस बार वहाँ कांग्रेस आ गई, लेकिन उसे मैं जो सेकुलरिस्ट हैं इंडिया में उनके लिए कोई बहुत बड़ी जीत नहीं, चूँकि सीपीएम भी वहाँ सेकुलर में आती थी, उनकी हुकूमत थी,
और कांग्रेस भी, तो वहाँ कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र नहीं आएगा और ना कोई बड़ा ख़तरा सामने था, क्योंकि बीजेपी कुड नॉट डू एनीथिंग देयर। बट इफ़ यू सी ओवरऑल, उसमें ये ज़रूर है कि इसमें सबसे बड़ी गेनर जो है वो रही है कांग्रेस, अमर्ज हुई है। तमिलनाडु में जहाँ 60 साल से हुकूमत से दूर रही कांग्रेस, वहाँ अब कांग्रेस उसका हिस्सा बन गई और जाहिर है उसकी अब स्ट्रेंथ, एक मजबूती उसमें आएगी। और जो उसका एलाई है, जो चीफ मिनिस्टर है, उस आइडियोलॉजिकल, वो है तो रीजनल पार्टी, लेकिन दैट आइडियोलॉजिकल इज मोर नियर टू कांग्रेस देन एनी अदर पार्टी। और वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी जीत हुई, दूसरे केरला की इनके पास आ गई, और इसमें दोनों ही पार्टीज कामयाब हुई, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, कि रीजनल पार्टीज को इन्होंने वहाँ डीएमके को, यहाँ टीएमसी को, केरला में जो लेफ्ट और वो सब थे लोकल, उन्हें किनारे रख दिया और अब जो पॉलिटिक्स हो उसे उस तरफ मुंह कर दिया है कि दो नेशनल पार्टीज के बीच में ही जंग होगी। वो कांग्रेस होगी एक तरफ, दूसरी बीजेपी हो, दूसरी कांग्रेस और बीजेपी। तो इसमें जो मेजर गेन, दूसरी तरफ अब मुसलमानों का जो मामला है, देखिए ये तो आपको नज़र आ गया कि ना तो मुसलमान एक जगह तो नहीं है, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ वो वोट कर रहा है, और वो हमेशा और हमेशा सेकुलर पार्टीज, मैं उन्हें सेकुलर नहीं कहता, आई से सो कॉल्ड सेकुलर, चूँकि उनका सेकुलरिज्म भी दिखाने का है, सिर्फ एक्चुअली में नहीं है। तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और एक अच्छा खासा नंबर जीत गया है। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है और जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, इनके साथ एक ज़रूर मुश्किल है, वैसे वर्ष मुस्लिम्स, कि इन्हें मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन ये किसी मुसलमान लीडरशिप को पनपने नहीं देना चाहती। बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं, कोई सवाल नहीं, टिकट भी नहीं देती, लेकिन इनका भी रवैया यही है। ये वहाँ मजबूरन देते हैं जहाँ की समझते हैं कि ये किसी और को जिता नहीं सकते। ये बंगाल और असम में चूँकि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ 70-80% तक मुसलमान हैं, तो वहाँ इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए इतने लोग इनके जीत करके आए। तो अगर आपको सेकुलर पॉलिटिक्स करनी, तो आप उसमें अपीजमेंट की बिल्कुल ना करें। मुसलमान को खुश करने के लिए एक नाजायज़ कोई कंसेशन ना दें। लेकिन आप जो राहुल कर रहे हैं, नो डाउट अब, लेकिन उन्हें भी डर है, उन्हें भी 80% का वोट चाहिए। लेकिन इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जस्टिस फॉर एवरीबडी, उसकी बात आप करिए। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इन 5 इलेक्शन जो हुए, जहाँ तक पंडाचेरी का, वहाँ ऑलरेडी पहले से एनडीए की हुकूमत थी, वो अब भी बन गई, आसाम में बन गई। सिर्फ एक स्टेट इन्होंने गेन की है, वेस्ट बंगाल, जिसके लिए पूरी दुनिया में ये सोच है कि ये इलेक्शन बहुत ईमानदारी के और साफ सुथरे तरीके से नहीं हुआ है। ये दे कैन नॉट डिफेंड इट, हर चीज़ सामने आ रही है, आगे और भी आएगी। लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ी गेनर रही है इसमें कि केरला में हुकूमत बना ली, तमिलनाडु में हुकूमत का हिस्सा हो गई, तो वी हो। लेकिन अब आइए नॉर्थ इंडिया में, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, और यूपी के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्ग, जिसका ग्राउंड पे वर्क है, कोई पार्टी है अपोजिशन की, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी अखिलेश की पार्टी है। लेकिन ये याद रखिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी जिस तरह की लीडर है, जिसे कहते शेरनी, जिस तरह से वो लड़ सकती है, जिस तरह से वो बीजेपी को रोकने की ताकत रखती थी, वो यहाँ किसी कोई लीडर यूपी में ऐसा नहीं है जो उसके लेवल का हो। और यूपी में भी ये जितने भी हुक्स एंड क्रुक्स होंगे सब इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मेरी अपनी सोच है, मैं भी रहूँ, कि 99% चांसेस ये है कि बीजेपी विल रिटर्न इन यूपी। लेकिन
क्योंकि यहाँ तो कोई असर ही नहीं हो रहा। जिस तरह के हमारी इंटरनेशनली हमारी ऐसी तेजी कर रहा है, मिडिल ईस्ट में इजराइल से हमने मिलकर के जो क्या गेन किया, क्या लॉस, सबके सामने है। यूएई में जा कर के हम दोस्ती बता रहे हैं, उसका वो सबके सामने, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। और जो बहुत सी और चीज़ें हैं, किसी और मुल्क में होता तो वो हुकूमत नहीं रह पाती, लेकिन यहाँ इंटरनली ठीक चल रहा है। तो अगर लोगों में सोच चुका है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, दीज आर द 3 इशू जो, और इस वक्त मिडिल ईस्ट की वार की वजह से, जिससे हमने अपने ऊपर ज़बरदस्ती उसका नुकसान उठाने को तैयार हुए, उससे जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो मुसीबत आ रही है ईस्ट मुल्क के ऊपर, उससे वो अगर लोग ध्यान से देंगे तो बीजेपी का आना मुश्किल है। लेकिन वो तभी मुश्किल है यूपी में जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के अच्छी स्ट्रेटजी बनाए और चीज़ों को सही तरीके से टिकट्स का बंटवारा हो। और मुस्लिम्स को मैं अगेन कहूँगा कि कम से कम टिकट दीजिए, चूँकि पोलराइजेशन हम कहते हैं वैसी की वजह से, उससे ज़्यादा जो लोकल कैंडिडेट्स हैं मुस्लिम, उनकी वजह से होता है। जहाँ मुसलमान के 90% जीतने के चांसेस हैं वहाँ आप दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कमज़ोर जगह है वो आपके पास फीडबैक है, वहाँ ना दे तो बेहतर है। और मुसलमान भी अगर एक इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे तो आगे उन्हें मौका मिलेगा। और अगर आपकी हुकूमत बन जाती है तो आपको MLC, और देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसमें आपको सही, जिसे कहते हैं गाड़ी मिलेगी लाल बत्ती के साथ, वो मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच। शो